एक दिन एक गांव में किसी ने एक चर्च के दरवाजे पर दो बच्चों को छोड़ दिया। इन बच्चों का नाम आसा और यूनो रखा गया। उन्हें खोजने वाले पुजारी को पहले लगा कि वे भाई हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि यूनो बहुत शांत था जबकि आसा बहुत शोर मचाता था। इस दुनिया में जादू मौजूद है और हर कोई अपने दैनिक कार्यों के लिए जादू का उपयोग करता है। 15 साल बाद आसा बड़ा हो गया है और उसने चर्च की एक नन को शादी का प्रस्ताव भी रखा। नन ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन आसा ने हार न मानते हुए लगातार कोशिश जारी रखी। नाराज नन ने उस पर अपने जादू से हमला किया। अन्य बच्चे आसपास जमा हो गए और जैसे ही आसा ने उस पर फिर से हमला करने की कोशिश की, यूनो ने अपने जादू से उसे रोक दिया। इससे आसा क्रोधित हो गया और यूनो पर चिल्लाया, लेकिन यूनो ने शांति से उसे बताया कि वह हमेशा इतना शोर क्यों मचाता है। इससे आसा और भी क्रोधित हो गया, लेकिन यूनो ने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्रोधित आसा ने यूनो को लड़ाई के लिए चुनौती दी और अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में आसा जादू का उपयोग नहीं कर सकता था, जो इस दुनिया में अनसुना था जहां हर कोई जादू का उपयोग करता है। पराजित महसूस करते हुए आसा ने देखा कि यूनो ने अपने शक्तिशाली पवन जादू से उसके कपड़े पल भर में सुखा दिए। इसके बाद एएसए भाग जाती है। बहन यूनो को एएसए के प्रति अच्छा व्यवहार करने की सलाह देती है, जिससे उनके अतीत की एक झलक सामने आती है। बचपन में यो बहुत रोता था, लेकिन एक दिन एएसए के साथ लड़ाई के बाद उसने रोना बंद कर दिया। उसकी बहन ने तब से उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। हालांकि यो एएसए के प्रति अच्छा व्यवहार करने से इनकार करता है, जिससे बहन चिंतित है कि वह क्या कर रहा है। इस बीच एएसए को एक खोपड़ी के नीचे प्रशिक्षण लेते हुए दिखाया गया है, जो जादूगर राजा बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर पर काम कर रहा है। कुछ महीनों बाद एएसए यो और उनकी उम्र के कई अन्य बच्चे एक ऐसी जगह जाते हैं जहां वे उन्हें अपनी ग्रिमो मिलती है। ग्रिमो जादुई किताबें होती हैं जिनमें शक्तिशाली मंत्र होते हैं। एएसए अपनी एक ग्रिमो पाकर बहुत उत्साहित है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, कुछ अमीर बच्चे एएसए और यूनो का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी ग्रिमोयर टावर के गुरु आते हैं और उन्हें एक व्याख्यान देते हैं। वे एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे सभी ग्रिमोयर हवा में तैरने लगते हैं। हर एक अपने मालिक को चुनता है। सभी अपनी ग्रिमो पाकर उत्साहित हैं, लेकिन सभी खुश नहीं हैं क्योंकि सभी ग्रिमो एक जैसी नहीं हैं। हालांकि उसे ग्रिम वॉर नहीं मिलती है और वह इसके बारे में पूछता है, जिस पर गुरु उसे बताते हैं कि वह अगले साल फिर से कोशिश कर सकता है। ये सुनकर सभी एएसए पर हंसते हैं, लेकिन तभी यो की ग्रिम वॉर चमकने लगती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। पता चलता है कि उसकी ग्रिम वॉर कभी पहले जादूगर राजा के पास थी और यह न केवल शक्तिशाली है बल्कि सौभाग्य भी लाती है। जैसे ही यो को उसकी ग्रिमोयर मिलती है, वह घोषणा करता है कि वह जादूगर राजा बनेगा, जिससे हंगामा मच जाता है। ये सुनकर एएसए घोषणा करता है कि वह यो को पीछे छोड़ देगा क्योंकि यूनो उसका प्रतिद्वंद्वी है। एक बार फिर सभी एएसए पर हंसते हैं और यो उसे अनदेखा करते हुए चला जाता है। लेकिन फिर हम एक खलनायक को अंधेरे में छिपकर उन्हें देखते हुए देखकर हारी हुई सी महसूस करते हुए एएसए उदास होकर बाहर जाता है, लेकिन वह प्रेरित करता है। यो चिल्लाते हुए कहता है कि वह यूनो को पकड़ लेगा। इसी बीच यूनो पर अमीर बच्चों का हमला हो जाता है जो उससे नाराज हैं। हालांकि यो आसानी से बिना अपनी ग्रिमोयर का इस्तेमाल किए उनके हमलों को नाकाम कर देता है। निराश होकर वह अपने दोस्त को भी हमला करने देता है, लेकिन अचानक दीवार से कई जंजीरें निकलती हैं और उन्हें वहीं बांध देती हैं। उसी क्षण खलनायक प्रकट होता है और यूनो को पकड़कर उसकी ग्रिमोयर छीन लेता है। यो पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ये बताते हुए कि ग्रिमोयर अपने मालिक के बिना बेकार है। खलनायक जवाब देता है कि वह जानता है, लेकिन वह इसे काले बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकता है। फिर वह यूनो को जान से मारने की धमकी देता है। तभी एस्टर आता है, लेकिन दीवार से टकराकर गिर जाता है। एएसए पूछता है कि क्या हो रहा है और खलनायक से यूनो की ग्रिमोयर लौटाने की मांग करता है। खलनायक हंसता है और एएसए पर हमला करता है, लेकिन जब वह वार करता है तो उसकी जंजीरें एएसए को पकड़ नहीं पाती। एएसए पलटवार करने की कोशिश करता है, हालांकि अंततः जंजीरें एएसए को भी पकड़ लेती हैं और खलनायक उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे एएसए बुरी तरह घायल हो जाता है। खलनायक एएसए का ग्रिमोयर न होने पर मजाक उड़ाता है और जब एएसए कुछ करने की कोशिश करता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। इसी क्षण यो खलनायक से कहता है कि वह एएसए इस तरह बात नहीं कर सकता और वह एएसए कहता है कि वह कभी जादूगर नहीं बन पाएगा राजा, क्योंकि यो जादूगर राजा होगा और एएसए उसका प्रतिद्वंद्वी है। ये सुनकर एएसए प्रेरित हो जाता है और खलनायक का पैर पकड़कर उसे दूर जाने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि वह उसे हरा देगा। खलनायक एएसए को मारने ही वाला था कि अचानक एक भयानक युद्ध प्रकट होता है और उसमें से एक तलवार निकलती है, जिससे खलनायक चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। हमें पता चलता है कि प्रत्येक ग्रिमोयर में तिपतिया घास की एक निश्चित संख्या होती है। 3 तिपतिया घास सामान्य होती हैं, 4 पत्ती वाली तिपतिया घास भाग्यशाली होती हैं, लेकिन 5 पत्ती वाली तिपतिया घास शैतान की होती हैं। ये देखकर यो खुश हो जाता है।
फिर हम 5 साल पहले के समय में वापस जाते हैं, जब यो और ए से घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन जब यो रोने वाला होता है तो ए से उसे दिलासा देते हुए कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके साथ है। उनके बचपन में एक बहन ने उन्हें उनके गांव में एक बड़ी खोपड़ी के बारे में बताया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे एक विशाल राक्षस ने एक बार उनकी दुनिया में तबाही मचाई थी और एक जादूगर राजा ने उसे हराकर दुनिया को बचाया था। जब ए से बहन से पूछता है कि क्या जादूगर राजा अभी भी मौजूद है, तो वह जवाब देती है कि यह उपाधि पीढ़ियों से चली आ रही है और जादूगर राजा के कारण ही उनकी दुनिया शांतिपूर्ण है। ये सुनकर ए से फैसला करता है कि वह अगला जादूगर राजा बनेगा। हालांकि जब वह जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है। बाद में जब पिता उसे एक काम सौंपते हैं तो ए उत्सुकता से उसे करने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन पिता यो को ये काम करने के लिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब ए इसे करने के लिए कहता है तो यो मना कर देता है और चला जाता है। फिर हम एक शराबी को देखते हैं जिसे पैसे न होने के कारण एक जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। जब यो वहां से गुजरता है तो शराबी की नज़र उसके लॉकेट पर पड़ती है। यो किसी को एक पत्र देता है और जाने लगता है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करते हुए घर तक आ जाता है। यो देर से आता है और सभी चिंतित होने लगते हैं। इस बीच शराबी यूनो का लॉकेट छीन लेता है और उसे पीटने लगता है। यूनो असहाय होकर रोने लगता है, लेकिन तभी ए आता है और यूनो के लॉकेट के लिए उस बड़े आदमी से लड़ता है। ए को भी मार पड़ती है, लेकिन वह लड़ता रहता है और हार नहीं मानता। जब ए बहुत गुस्से में आ जाता है तो ए के दृढ़ संकल्प से डरा हुआ वह आदमी उसे लॉकेट सौंप देता है और चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद ए जमीन पर गिर जाता है। फिर हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां खलनायक ए की नई जादू की किताब देखकर क्रोधित हो जाता है और उस पर हमला करता है। हालांकि ए अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे बचाता है। ए ने खलनायक की जंजीरों को काटकर उसे भ्रमित कर दिया और फिर ए ने उसे एक ही बार में ढेर कर दिया। आसा गर्व से यूनो को ग्रिमोयर दिखाता है और यो ये जानकर खुश होता है कि आसा ने उसे एक बार फिर बचा लिया है। यूनो आसा को याद दिलाता है कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी है और एक दिन वह उसे पीछे छोड़ देगा। गरीब होने के बावजूद दोनों जादूगर राजा बनने और अपने परिवारों के भविष्य को बदलने का फैसला करते हैं। वे ये देखने के लिए युद्ध की कसम खाते हैं कि जादूगर राजा कौन बनेगा। फिर हमें वर्तमान जादूगर राजा की एक झलक मिलती है और पता चलता है कि शक्तिशाली जादूगरों के नेतृत्व में 9 समूह हैं जो दुनिया की रक्षा करते हैं। आसा अपनी नई तलवार के साथ अपने गहन अभ्यास को जारी रखता है और जल्दी से शक्तिशाली बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यो भी जादू का प्रशिक्षण जारी रखता है, ये जानते हुए कि दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। जब ग्रिमोयर मास्टर पिता को बताता है कि आसा को चयन परीक्षा देने के लिए भेजा जाना चाहिए तो पिता भ्रमित हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आसा के पास कोई मौका है। पिता हिचकिचाते हैं और मास्टर से कहते हैं कि आसा शायद तैयार न हो, लेकिन मास्टर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वह जानते हैं कि पिता आसा को याद करेंगे। शर्मिंदा पिता इससे इनकार करते हैं, लेकिन अंततः आसा के सुरक्षित लौटने की उम्मीद में सहमत हो जाते हैं। जब पिता आसा के ग्रिमोयर के बारे में पूछते हैं तो मास्टर कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। यो और आसा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखें और जब यो का चचेरा भाई येस आता है और कहता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि उन जैसे गरीब लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ए से उससे पूरी तरह असहमत होता है और उसे हार न मानने के लिए कहता है। ए से तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जादूगरों का राजा बनेगा। उस रात पिता उनके लिए एक विशेष भोजन परोसते हैं क्योंकि वे अगले दिन जा रहे हैं। ए से बहुत खुश होता है, लेकिन पिता उसे बताते हैं कि यह भोजन यूनो के लिए है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यूनो सफल होगा। पिता फिर ए से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये घर हमेशा उसका रहेगा और वह कभी भी वापस आ सकता है। वे सभी एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं। अगली सुबह जब यो और ए से जाने की तैयारी करते हैं तो सभी उनसे कहते हैं कि वे उन्हें याद करेंगे और वापस आना न भूलें। ये से कहता है कि वह बहुत जल्द वापस आएगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये से कहता है कि अगर वह मैजिक नाइट्स में शामिल हो सकता है तभी उसे विश्वास होगा कि ए से कुछ हासिल कर सकता है। अलविदा कहने के बाद यो और ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ए से उत्साह से आगे दौड़ता है। उसका सपना जादूगरों का राजा बनना और बहन लिली को शादी का प्रस्ताव देने के लिए वापस लौटना है। दौड़ते दौड़ते वे जल्द ही थक जाते हैं, लेकिन ए से हार मानने से इनकार कर देता है और चलता रहता है। वे रास्ते में खाते पीते और सोते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दिनों बाद आखिरकार उन्हें दूर से राजधानी दिखाई देती है और ए से खुशी से झूमते हुए उसकी ओर दौड़ता है। शहर पहुंचकर वे दोनों रोमांचित हो जाते हैं, अपने आसपास की हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हर चीज की महंगाई देखकर दंग रह जाते हैं। आखिरकार वे स्टेडियम पहुंचते हैं जहां शहर के लोग उन्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जब यो पंजीकरण कराने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी जादू की किताब देखकर हर कोई उसके बारे में बात करने लगता है।
फिर उसकी बारी आती है और जब वह अपनी जादू की किताब दिखाता है तो लोग पूछते हैं कि क्या ये सचमुच जादू की किताब है। उनके संदेह के बावजूद वे उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर पहुंचते ही उम्मीदवारों पर पक्षियों का झुंड टूट पड़ता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कम जादुई शक्ति वाले लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। जबकि अन्य लोगों ने देखा कि कोई भी पक्षी उनके पास नहीं आ रहा है, ए अचानक आता है और उन्हें चुनौती देता है, लेकिन हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि ए बड़ी संख्या में पक्षियों से घिरा हुआ है। ए पक्षियों से बचने की कोशिश करते हुए गलती से एक बहुत ही डरावने आदमी से टकरा जाता है। ए से दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करते हुए उस आदमी से कहता है कि परीक्षा देने वाले किसी व्यक्ति के लिए वह काफी डरावना दिखता है। क्रोधित होकर वह आदमी ए को एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। उसी क्षण कुछ लोग बीच में आ जाते हैं और खुलासा हुआ है ये जानकर कि वह आदमी वास्तव में एक स्क्वाड कैप्टन है। बाकी लोग असमंजस में हैं कि वह यहाँ क्यों है। यह आदमी यामी है, ब्लैक बुल्स का कैप्टन, एक स्क्वाड जो अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपनी बदनामी के लिए जाना जाता है। ब्लैक बुल्स अजीबोगरीब लोगों से भरा है और कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। जैसे ही ऐसे कुछ करने की कोशिश करने वाला होता है, आतिशबाजी शुरू हो जाती है जो परीक्षा शुरू होने का संकेत देती है। इसलिए यामी ऐसे को जाने देता है और चला जाता है। यामी के जाने के बाद ऐसे के पास से एक नाम का एक लड़का आता है। फिर सभी स्क्वाड कैप्टन आते हैं और हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। वहां है नोजेल सिल्वा, सिल्वर ईगल्स के कैप्टन, अपने खास हेयर स्टाइल के साथ, फोलन वर्मिलियन, क्रिम्सन लायन किंग्स के कैप्टन, जैक द रिपर, ग्रीन प्रेइंग मैंटिस के कैप्टन, शार्लोट रोजे, ब्लू रोज के कैप्टन, गैल्डा पोइट, पर्पल ओरकस के कैप्टन, डोरोथी अनस्वर्थ, कोरल पीकॉक्स के कैप्टन, रियल बॉयज मोरियर, एक्वाडियर के कैप्टन और सबसे मजबूत स्क्वाड गोल्डन डॉन, जिसका नेतृत्व कैप्टन विलियम विक कर रहे हैं। सभी नए छात्र गोल्डन डॉन में शामिल होना चाहते हैं। हम पहले ही मिल चुके हैं। जब ब्लैक बुल्स के कप्तान को जादूगर राजा को पकड़ने के लिए कहा जाता है तो वह कहता है कि राजा नहीं आएगा, तब विलियम अपने जादू का उपयोग करता है। विलियम सभी के उड़ने के लिए बड़ी झाड़ू बनाता है और बताता है कि उन्हें कई परीक्षणों से गुजरना होगा। कप्तान उनकी क्षमताओं का अवलोकन करेंगे और तय करेंगे कि उन्हें अपनी टुकड़ियों में भर्ती करना है या नहीं। यदि एक से अधिक कप्तान रुचि रखते हैं तो उम्मीदवार चुन सकता है कि वह किस टुकड़ी में शामिल होना चाहता है, लेकिन यदि कोई भी उसे नहीं चुनता है तो उसे जाना होगा। विलियम फिर उन्हें अपनी झाड़ू पर उड़ना शुरू करने का निर्देश देता है। जबकि कुछ लोग आसानी से हवा में उड़ने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं ए बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता, यहाँ तक कि मदद मांगने पर भी नहीं। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ते हैं, एक लड़की अपनी बारी के लिए आगे आती है, लेकिन कप्तान नोजल उसे रोकते हुए कहता है कि राजघरानों को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि नोजल इससे खुश नहीं दिखता क्योंकि वह लड़की उसकी छोटी बहन है। परीक्षण जारी रहते हैं, एक के बाद एक व्यक्ति अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ऐसे कुछ भी करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। अंत में अंतिम परीक्षा में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना शामिल है। ए चिंतित है क्योंकि वह पिछली सभी परीक्षाओं में असफल रहा है। वह इसे सबसे मजबूत उम्मीदवार को चुनौती देना मानता है, लेकिन सीक उससे लड़ने के लिए आगे आता है, जिससे ए से खुश हो जाता है। जैसे ही वे लड़ने की तैयारी करते हैं, सीक खुलासा करता है। जब सेक ने ऐसे के प्रति इतना दोस्ताना व्यवहार किया तो उसका असली स्वभाव यह था कि उसे लगा कि ऐसे की शक्तिहीनता के कारण वह उसे आसानी से हरा सकता है, जिससे सभी कप्तान प्रभावित हुए। जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू हुई, सेक ने अपने चारों ओर एक ऐसी बाधा बना ली जो एक साथ बचाव और हमला दोनों कर सकती थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाएगा। सेक तब हैरान रह गया जब ए ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे हरा दिया। ए ने घोषणा की कि वह यहाँ मजे के लिए नहीं आया है, उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ऐसे को सेक को हराते हुए देखकर सभी स्तब्ध रह गए और जब लोग ऐसे का मजाक उड़ाने लगे तो वह बहुत गुस्सा हो गया। इस बीच यामी के दस्ते के सदस्य ऐसे के बारे में चर्चा कर रहे थे और यामी ने बताया कि उसने महसूस किया था कि ऐसे के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। जबकि अन्य परीक्षार्थी लड़ते रहे, ऐसे उत्साहित हो गया। एक समय पर यो के पास एक अमीर आदमी आया और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। वे युद्ध के मैदान में गए और वह अमीर आदमी अपनी शक्तिशाली जादुई शक्तियों पर भरोसा करते हुए सोचता था कि वह आसानी से जीत जाएगा। हालांकि यो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब उस आदमी ने हमला किया तो यो ने अपनी पवन जादुई शक्तियों का उपयोग करके पलटवार किया और उस आदमी की ही शक्ति का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया, जिससे वह आसानी से हार गया। इसके बाद कप्तान यूनो के कौशल से प्रभावित हुए। लड़ाई समाप्त होने के बाद कप्तान एक एक करके उम्मीदवारों का चयन शुरू करते हैं। परीक्षार्थियों को बुलाया जाता है, लेकिन अधिकांश को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे अन्य लोगों में चिंता फैल जाती है। कुछ का चयन होता है और फिर यो की बारी आती है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सभी कप्तानों ने उसे भर्ती करने के लिए हाथ उठाया।
ए से यो के लिए बहुत खुश है, लेकिन अब यो को यह चुनना है कि वह किस दस्ते में शामिल होगा। यो सबसे मजबूत दस्ते गोल्डन डॉन को चुनता है। जब ए से की बारी आती है तो कोई भी हाथ नहीं उठाता, जिससे वह निराश हो जाता है। ए से गुस्से में आ जाता है। यमी उसे बताता है कि उसने कितनी भी अच्छी लड़ाई लड़ी हो, कोई भी कप्तान उसे भर्ती नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी शक्ति असामान्य है। यमी आगे कहता है कि वे जादुई शक्ति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए हैं और एएसए की क्षमताएं उस सांचे में फिट नहीं बैठती। फिर यमी सीधे एएसए के पास जाकर कहता है कि उसने महसूस किया है कि एएसए के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। यमी हंसता है जब एएसए घोषणा करता है कि वह जादूगर राजा बनेगा, चाहे कोई भी उसे न चुने। एएसए के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर यमी उसे अपने दस्ते ब्लैक पीएस में एक स्थान प्रदान करता है। यमी एएसए को चेतावनी देता है कि वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता और यह प्रशिक्षण कठिन होगा, लेकिन ये जादूगर राजा बनने का मार्ग है। एएसए ने चयन के बाद खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। सीक को तुरंत बाथरूम जाने की जरूरत है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले कुछ खराब खा लिया था। तभी सीक गुस्से में आ जाता है क्योंकि एस्टा की वजह से उसे निचले रैंक के स्क्वाड में भेज दिया गया था। एस्टा उसे सबक सिखाने के लिए आ जाता है। सीक जहरीले लेजर से हमला करता है, लेकिन यो बीच में आकर सीक को रोक देता है और उसे एस्टा से दूर रहने की चेतावनी देता है। यो सीक को जाने का आदेश देता है। जब एस्टा आखिरकार बाहर आता है तो उसे पता नहीं होता कि अभी क्या हुआ है क्योंकि एस्टा को देर हो गई थी। यमी गुस्से में आ जाता है। फिर एफएल उनके लिए एक पोर्टल खोलता है और यमी एस्टा को उसमें से फेंक देता है। एस्टा खुद को ब्लैक बुल के ठिकाने पर पाता है और जो देखता है उससे उत्साहित हो जाता है। जैसे ही वह उत्सुकता से प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, अचानक एक बम फटता है और वह हवा में उड़ जाता है। यमी हंसता है और कहता है कि यह ब्लैक बुल स्क्वाड का उसे टीम में स्वागत करने का तरीका है। इसके बाद एस्टा अंदर जाता है और अपने स्क्वाड के सदस्यों को देखता है। दो लोग लड़ रहे हैं, एक महिला नशे में है, दूसरी खाने में व्यस्त है और एक अपनी सोई हुई बहन की तारीफ करने में मग्न है। यहाँ तक कि एक ऐसा भी है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब देखकर एस्टा उनसे डर जाता है। जब वह अपना परिचय देने की कोशिश करता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वे सभी अपनी अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए। हताश यामी दरवाजा तोड़कर सबको बुलाता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। आसा के चारों ओर जमा होकर वे सब अपनी अपनी बातें उस पर थोपने लगते हैं। आसा गुस्से में उन्हें चुप रहने को कहता है। यमी आसा का परिचय स्क्वाड के सदस्यों से करवाता है। सबसे पहले गॉर्डन से, जो थोड़ा अजीब है, फिर वेनेसा से, जो काफी खुली और बेफिक्र है। उसके बाद लक से, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर गो से, जो अपनी बहन से बहुत जुड़ा हुआ है। उसके बाद चार्मी से, जो खाने में व्यस्त है, और अंत में ग्रे से, जो ज्यादा नहीं बोलता। आखिर में मैग्ना का परिचय कराया जाता है। यमी बताता है कि कुछ और लोग मिशन पर या कहीं और गए हुए हैं। यमी फिर समूह को आसा को ठीक से कसरत करवाने के लिए कहता है। मैग्ना उत्साहित हो जाता है और आसा से पूछता है कि क्या वह स्क्वाड का चोला चाहता है। आसा रोमांचित हो जाता है, लेकिन मैग्ना उसे बताता है कि उसे एक परीक्षा पास करके इसे कमाना होगा। उनका घर, जो पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जादुई रूप से ठीक हो जाता है और सभी लड़ाई देखने के लिए बाहर जाते हैं। मैग्नस एक चुनौती देता है जिसे आसा आसानी से पूरा कर लेता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से मजबूत है। जब आसा बाद में चोला मांगता है तो मैग्ना उसे बताता है कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। उसे चोला पाने के लिए उसके जादुई हमले को चकमा देना या रोकना होगा। आसा मान जाता है। मैग्ना तैयार होकर उस पर आग के गोले फेंकने लगता है, जिन्हें ए चकमा देता है। फिर मैग्ना एक और भी शक्तिशाली हमला करता है। जैसे ही हमला करीब आता है, ए को लगता है कि वह गया काम से क्योंकि हमला इतना तेज था कि उसे रोकना नामुमकिन था, लेकिन उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करता है और वह अपनी तलवार से हमले को मैग्ना पर वापस मोड़ देता है। यामी प्रभावित होकर एएसए में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। लड़ाई के बाद मैग्ना गुस्से में एएसए के पास आता है, लेकिन फिर कहता है कि यह कमाल था। जब एएसए बताता है कि उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है तो मैग्ना और भी उत्साहित हो जाता है। बाकी दस्ते के सदस्य एएसए की तारीफ करते हैं और मैग्ना आखिरकार उसे अपना चोगा दे देता है, जिससे एएसए भावुक हो जाता है। फिर वेनेसा अपने जादू से दस्ते का स्टिकर एएसए के हेडबैंड पर लगा देती है, जिससे वह और भी खुश हो जाता है। बाद में एएसए को अपना कमरा बहुत बुरी हालत में मिलता है, लेकिन फिर भी वह खुश होता है क्योंकि यह उसकी अपनी जगह है, जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। जाने से पहले वह उसे साफ करने लगता है। मैग्ना एएसए को अपना कमरा साफ करने के बाद अपने गांव को एक पत्र लिखने के लिए कहता है। एएसए घर पत्र लिखता है। इस बीच यो को भी अपना कमरा मिल जाता है, लेकिन अपने साधारण पृष्ठभूमि के कारण उसे अपनी टीम से कुछ टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उसका शिक्षक काफी सख्त है, फिर भी यो इसे अच्छी तरह से संभाल लेता है। जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन यो का एक पत्र चर्च में आता है, जिससे फादर वे बहुत खुश हैं। वह खबर साझा करने के लिए गांव की ओर दौड़ता है।
फिर भी सोच रहा है कि आशा को देखकर मैग्ना को लगता है कि आशा वापस आ गया होगा और वह उसे खुश करने का सुझाव देता है, लेकिन बहन उसे बताती है कि आशा वास्तव में एक दस्ते में शामिल हो गया है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और पिता अगली सुबह दूसरों को ये खबर सुनाने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह आशा उत्साह से भरा हुआ उठता है, लेकिन जैसे ही वह अपना दरवाजा खोलता है वह एक दीवार से टकरा जाता है जो कल वहां नहीं थी। तभी मैग्ना प्रकट होता है और उसे बताता है कि महल वास्तव में अपने आप इधर उधर खिसकता है। वह आशा को महल का भ्रमण कराने की पेशकश करता है और आशा खुशी खुशी मान जाता है। मैग्ना पहले उसे भोजन कक्ष दिखाता है और फिर वे साथ में स्नान करते हैं। इसके बाद वह आशा को जानवरों के कमरे में ले जाता है, जो यूमी का चीजों को इकट्ठा करने का शौक वाला कमरा है। मैग्ना आशा को संग्रह में सबसे नया कीड़ा बनाता है और उसे जानवरों को खिलाने की चुनौती देता है। वह आशा को महल के चारों ओर तरह तरह की अजीब चीजें दिखाता रहता है। जैसे जैसे वे घूमते हैं वे अचानक एक लड़की को देखकर रुक जाते हैं। मैग्ना आशा को बताता है कि वह भी नहीं है। ये सुनकर आशा उत्साह से उसके पास जाता है, लेकिन लड़की, जो एक कुलीन परिवार से है, विनम्रता से जवाब नहीं देती। वह अपना परिचय नोएल सिल्वा के रूप में देती है और एसे को ये जानकर झटका लगता है कि वह एक शाही परिवार से है। वह उसके सामने झुकने लगता है, लेकिन नोएल को गुस्से में नोएल उससे पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। एस्टर जवाब देता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह शाही परिवार से है या नहीं। इससे नोएल और भी क्रोधित हो जाती है। वह अपनी जादुई शक्ति से उस पर हमला करती है, लेकिन उसका हमला मैग्ना पर ही लग जाता है। मैग्ना क्रोधित होकर पूछता है कि क्या उसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। नोएल पलटकर कहती है कि वह शाही परिवार से है, लेकिन मैग्ना अपने स्वभाव के अनुसार उसकी स्थिति के महत्व को नकारते हुए कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी शाही है। ये सुनकर नोएल अपना एक चोला जमीन पर फेंक देती है और दस्ते को छोड़ने की धमकी देती है। वह कहती है कि उसके जैसी शाही के लिए ऐसे दस्ते में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है और ए को पीछे छोड़ देती है। बाद में इधर उधर घूमते हुए ए को एक बड़ा सा अजीब सा बुलबुला दिखाई देता है। उत्सुकतावश वह उसके पास जाता है और देखता है कि नोएल अकेले अभ्यास कर रही है। ए देखता है कि उसे अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने में कठिनाई हो रही है, जिससे उसे एहसास होता है कि शायद उसके बड़े भाई ने उसे दस्ते में लेने से मना कर दिया होगा और शायद इसी वजह से उसे अपने परिवार से कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। नोएल निराश और क्रोधित होकर अभ्यास करती रहती है। तभी वह देखती है कि ऐसे उसे देख रहा है। वह सोचती है कि वह उसका मजाक उड़ाने वाला है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाए वह उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः खुद को फंसा लेती है। इसी बीच यामी शौचालय से बाहर निकलते हुए खिड़की के बाहर एक बड़ा पानी का बुलबुला देखती है और समझ जाती है कि नोएल ने अपनी जादुई शक्ति पर नियंत्रण खो दिया है। बाकी लोग भी इसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि वे उस पर हमला करके उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि इससे उसे चोट पहुंचेगी। फेल भी बुलबुले के अंदर से मदद के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। यामी कहती है कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो जादू को रद्द कर सके। उसी क्षण ए से बुलबुले की ओर उड़ता हुआ आता है और यामी उसे कुछ करने के लिए कहती है। ए से मान जाता है, लेकिन पूछता है कि वह बुलबुले तक कैसे पहुंचेगा। यामी कोई बहाना न सुनना चाहती है और ए से को उसकी ओर फेंक देती है। ए से फिर अपनी तलवार से नोएल की जादुई शक्ति को तोड़कर उसे बचा लेता है। जैसे ही वे दोनों गिरने लगते हैं, फिनरल अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग करके उन्हें गिरने से बचा लेता है। जमीन पर उतरने के बाद ए से फिनरल को धन्यवाद देता है और फिर नोएल के पास जाता है। नोएल को लगता है कि वह उसे डांटने वाला है, लेकिन इसके बजाय ए से उसे बताता है कि उसकी जादुई शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। वह उसे इस पर महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैग्ना आगे कहती है कि नोएल इसलिए जाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह अपनी जादुई शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे आश्वस्त करती है इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ब्लैक बाउल्स में हर किसी को सुनने में अपनी अपनी समस्याएं हैं। बाकी लोग भी अपना समर्थन देते हैं। ये सब सुनकर नोएल भावुक हो जाता है और उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद ए से अकेले ही पूरे घर की सफाई शुरू कर देता है, जिसमें पुस्तकालय और कपड़े भी शामिल हैं। उसके बाद उसे युमी को जगाने जाना पड़ता है, जो उसे वापस भेजने से पहले उसे कोसती है। जब ए से अपने सारे काम खत्म कर लेता है तो उसे एहसास होता है कि यह वही काम है जो वह चर्च में किया करता था। नाश्ते के दौरान ए से नोएल से पूछती है कि वह मदद क्यों नहीं करती, जिस पर वह जवाब देता है कि एक शाही सदस्य होने के नाते वह ऐसे काम नहीं करती। आन बाकी सभी से पूछती है कि उनका काम क्या है। ये सुनकर मैग्ना गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या ए से को नहीं पता कि वे शहर की रक्षा करते हैं। उसे डांटने के बाद मैग्ना चली जाती है और बाकी लोग अपने अपने तरीके से समझाना शुरू कर देते हैं कि वे असल में क्या करते हैं। उनके जवाब ए से और नोएल को और भी भ्रमित कर देते हैं।
खाने के बाद चार्मी अपने जादू से कुछ भीड़ों को बुलाती है ताकि सबके लिए खाना बनाया जा सके। बाद में ग्रे थोड़ी देर के लिए ऐसे में रूप बदलता है, साथ मिलकर काम करने का सुझाव देता है और फिर चला जाता है। अंत में युमी एक दरवाजे से अंदर आती है, मैग्ना को बाहर आने के लिए बुलाती है और ऐसे उनके साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्ना ये कहकर मना कर देती है कि यह एक गंभीर मामला है और ऐसे छोड़ने के बाद ए उनके साथ नहीं आ सकता। यामी को लगता है कि वे किसी खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं, लेकिन असल में वे दोनों जुआ खेल रहे हैं और अंत में अपने अंडरवियर तक हार जाते हैं। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता तो यामी एक आखिरी खेल का सुझाव देता है और कहता है कि अगर वे जीतते हैं तो उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर वे हारते हैं तो वह अपना गमिर सौंप देगा। हैरान मैग्ना और दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यामी अड़ा रहता है। दूसरा आदमी मान जाता है और कहता है कि अगर यामी हारता है तो उसे जीतने वाले की बात माननी होगी। मैग्ना सोचता है कि यामी ऐसी शर्तों पर कभी नहीं मानेगा, लेकिन जब यामी मान जाता है तो वह हैरान हो जाता है। इसी बीच जब एसे और नोएल जानवरों को खाना खिला रहे होते हैं, यामी और मैग्ना जोर से हंसते हुए लौटते हैं। वे बताते हैं कि अंत में दूसरे आदमी की किस्मत अच्छी थी। उन्हें देखकर नोएल शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी भी कुछ नहीं पहना है। कपड़े पहनने के बाद यामी अपने पहले मिशन की घोषणा करता है, जिसमें कुछ बोस को पकड़ना शामिल है। जब नोएल पूछता है कि क्यों, तो यामी बताता है कि वे एक शर्त हार गए हैं और अब उन्हें उस आदमी की बात माननी होगी। बोस को उसके गांव से भगाना होगा क्योंकि वे फसलों को नष्ट कर रहे हैं। जब एसे और नोएल पूछते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों करना है, तो यामी कहता है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा। वे हारने वाले नहीं थे। मैग्ना ने बताया कि अयुमी नहीं जा रही है। यामी खुद ये काम करने के लिए खड़ी हो जाती है और कहती है कि यह करो या मरो की स्थिति है। वे अनिच्छा से मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। यामी के जाने के बाद नोएल शिकायत करने लगती है, जिससे मैग्ना गुस्सा हो जाता है, लेकिन एसे वास्तव में मिशन को लेकर खुश और उत्साहित है। मैग्ना मिशन के दौरान उन पर नजर रखने के लिए सहमत हो जाता है। वे फेरल से उस स्थान पर पोर्टल खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ये कहते हुए मना कर देता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले कभी वहां नहीं गया है। इसलिए वे झाड़ू पर उड़कर वहां जाने का फैसला करते हैं। हालांकि एस स्वीकार करता है कि वह झाड़ू पर नहीं उड़ सकता और नोएल कहती है कि वह अपने जादू को नियंत्रित नहीं कर सकती। इससे मैग्ना और भी निराश हो जाता है, लेकिन वह उन्हें अपने बच्चे को झाड़ू पर चलाना सिखाने का फैसला करता है, जिससे एसे प्रभावित होता है। हालांकि नोएल अप्रभावित रहती है। जैसे ही वे हवा में उड़ते हैं, वे सभी मजे करने लगते हैं, लेकिन जब एसे नोएल को पकड़ता है तो वह उसे झाड़ू से फेंक देता है। मैग्ना उसे ठीक समय पर बचा लेता है। इस बीच हम देखते हैं कि कुछ लोग एक पोर्टल के माध्यम से गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही बोर उन पर हमला करते हैं, एक आदमी अपने जादू से बोरों को जमा देता है और अपने आदमियों को गांव में एक जादुई पत्थर खोजने का आदेश देता है। इसके बाद वह आसानी से जब एसे मैग्ना और नोएल गांव पहुंचते हैं तो जमे हुए बोरों को उड़ा दिया जाता है। एसे अकेले ही बोरों से लड़ता है, जबकि बाकी दोनों बस देखते रहते हैं। एसे संघर्ष कर रहा था। नोएल मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से सुआ के बजाय एसे को ही मार देता है। एसे अकेले ही सुआ को हरा देता है, लेकिन और भी सुआ आ जाते हैं। वह उन्हें भी हराने में कामयाब हो जाता है और उन्हें वापस गांव ले जाने लगता है, ये सोचकर कि वे उन्हें किसी चीज के बदले में बेच सकते हैं। रास्ते में मैग्ना एस्टर को अपने अतीत के बारे में बताता है कि कैसे वह एक बिगड़ल बच्चा था और गांव का मुखिया उसके बुरे व्यवहार के कारण उसे सजा देता था। मैग्ना ने विरोध किया, लेकिन मुखिया ने हमेशा उसे सबक सिखाया और साथ ही उसे एक सच्चा आदमी बनने की ट्रेनिंग भी दी। मुखिया की वजह से ही मैग्ना ने जादू के ज्ञान की प्रवेश परीक्षा देने का फैसला किया और इसी वजह से वह आज इस मुकाम पर है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो वे उसे घने कोहरे से ढका हुआ पाते हैं। एसे को पहले लगता है कि यह सिर्फ खराब मौसम है, लेकिन नोएल समझाता है कि यह वास्तव में जादू है और वे इसके अंदर कुछ भी नहीं देख पाएंगे। कुछ बुरा होने का एहसास होने पर मैग्ना एसे को अपनी तलवार से कोहरे को काटने के लिए कहता है। एसे हिचकिचाता है, उसे यकीन नहीं होता कि वह ऐसा कर पाएगा, लेकिन मैग्ना जोर देता है। एसे कोशिश करता है और कोहरे को काटने में कामयाब हो जाता है, जिससे वे गांव में प्रवेश कर पाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि ग्रामीणों को बड़े बड़े ईंट पत्थर बांधकर बंधक बनाया गया है। उन पर बर्फ की चादर लटकी हुई थी। तभी पहले वाला आदमी ग्रामीणों पर बर्फ गिराकर उन्हें मारने का फैसला करता है, लेकिन मैग्ना तुरंत आकर उसे रोक देता है। मैग्ना को देखकर ग्रामीण बहुत खुश होते हैं। हालांकि जब मैग्ना पूछता है कि क्या हुआ है, तो ग्रामीण दुख से बताते हैं कि मुखिया की हत्या कर दी गई है। क्रोधित मैग्ना खलनायकों का सामना करते हुए पूछता है कि क्या वे इसके लिए जिम्मेदार थे। वे जवाब देते हैं कि यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था, इसलिए अब उन्हें सभी को मारना होगा। जैसे ही वह आदमी हमला करता है, मैग्ना सदमे से स्तब्ध रह जाता है, लेकिन एसे बीच में आकर हमले को रोक देता है। तब उस आदमी को एहसास होता है कि वे ब्लैक बुल स्क्वाड के सदस्य हैं, जो एक बहुत प्रसिद्ध समूह नहीं है।
जैसे ही ऐसे उस आदमी के एक अनुयायी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वह उसे धुंध से घेर लेता है, लेकिन ऐसे जल्दी से उसे हटा देता है। खलनायक अब समझ जाता है कि वे धुंध के अंदर कैसे आए और पूछता है कि उन्होंने उस आदमी पर हमला क्यों किया। फिर वह बताता है कि वह गांव को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसके अनुसार अमीर लोग ऊपरी लोक में, मध्यम वर्ग के लोग आम लोक में और सबसे निचले तबके के लोग परित्यक्त लोक में रहते हैं, जिसमें ये गांव भी शामिल है। उसका मानना है कि ग्रामीण बेकार हैं, केवल अपनी थोड़ी सी जादुई शक्ति का उपयोग करके जीवित रहते हैं। वे कोई यह सुनकर ऐसे को अपने अतीत की याद आ गई, जहां उसकी बहन लिली ने उसे बताया था कि अपार जादुई शक्ति वाले धनी लोग ऊपर रहते हैं और अपने जैसे लोगों को नीचा देखते हैं। इससे क्रोधित होकर ऐसे कहता है कि वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। हालांकि जैसे ही वह बोलता है, वह चारों ओर बर्फ जमा देता है और दावा करता है कि वह जितनी चाहे उतनी बर्फ बना सकता है। जैसे ही वह उन पर हमला करता है, ए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खलनायक हमला करता रहता है और वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। नोएल कुछ भी करने में असमर्थ है और बहुत निराश महसूस करने लगती है, लेकिन फिर वह खुद को ये सोचकर प्रेरित करती है कि वह एक शाही है और यहाँ मर नहीं सकती। उसी क्षण एक सोता हुआ बच्चा उसे बताता है कि वह उन्हें बचाने में मदद कर सकती है। ये देखकर उसकी किताब में एक नया मंत्र प्रकट होता है। वह उसे पढ़ती है और एक विशाल जल कवच प्रकट होता है। वह कहती है कि वह एक शाही है और ब्लैक बुल्स की सदस्य है। खलनायक सहित सभी उसकी शक्ति से प्रभावित होते हैं। इस बीच ए खलनायक पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन विफल हो जाता है, क्योंकि खलनायक उसके पैरों के नीचे बर्फ बना देता है, जिससे वह फिसल जाता है और धीमा हो जाता है। फिर खलनायक अपनी बर्फीली जादू से एओ पर हमला करता है। उससे निपटने के बाद खलनायक नोएल के वाटर शील्ड पर जाकर बर्फ बनाना शुरू कर देती है, जिससे मैग्ना को लगता है कि नोएल के पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन उसे ऐसा करना ही होगा। तभी ए खलनायक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, खलनायक उस पर हमला कर देता है। इसके बावजूद ए हार मानने से इनकार कर देता है और खलनायक पर हमला जारी रखता है। ए का दृढ़ संकल्प देखकर मैग्ना हैरान हो जाता है और उसे अपने अतीत की याद आ जाती है, जहां शिफ नाम के एक खलनायक ने उसे एक किताब दी थी और उसे हार न मानने की शिक्षा दी थी। इस याद से प्रेरित होकर मैग्ना लड़ने का फैसला करता है। जब खलनायक ए को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, तो ए घोषणा करता है कि वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य जादूगरों का राजा बनना है और वह उन्हें निराश नहीं कर सकता। ये सुनकर मैग्ना प्रकट होता है और कहता है कि असली मर्द आ गया है। फिर वह एक अंतिम हमला करता है, जिसे खलनायक आसानी से रोक देता है और कहता है कि यह सिर्फ उसका अंतिम हमला था। हमले के बाद मैग्ना कमजोर पड़ जाता है और खलनायक उस पर हमला करता है। हालांकि ए अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके ए के हमले को वापस पलट देता है और नोएल भी अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके मैग्ना को बचाती है, जिससे पता चलता है कि उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर ही अंदर बहुत खुश महसूस करते हुए खलनायक पर हमला होता है और उसकी बर्फ की जादुई शक्ति उभरने लगती है। ए उस पर हमला करने के लिए वापस आता है और उसकी जादुई शक्ति को सोख लेता है। ये देखकर खलनायक सोचता है कि यह असंभव है। खलनायक को हराने के बाद मैग्ना अपनी आग से सबको बांध लेता है। खलनायक ए से बेहोश हो जाता है और मैग्ना जल्दी से उसके पास जाता है। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ सो रहा है। जब वे इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि खलनायक क्यों आया, तभी ऐसे की जेब से एक पक्षी निकलता है और एक जादुई पत्थर जैसी वस्तु लाता है। खलनायक के जागने पर मैग्ना उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया था। खलनायक चुप रहता है और मैग्ना कहता है कि उसे पता चल जाएगा। ये सुनकर खलनायक अपने अनुयायियों के साथ खुद को बलिदान कर देता है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एस्टर टिप्पणी करता है कि इस बलिदान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह इसे कभी समझ नहीं सकता। सब कुछ सुलझने के बाद मैग्ना एक छोटी लड़की से मिलता है, जो बताती है कि कैसे गांव के मुखिया ने ग्रामीणों को बचाने के लिए सब कुछ किया। फिर वे एक उदास बच्चे को प्रेरित करने जाते हैं। अचानक पक्षी आता है और ऐसे को चोंच मारना शुरू कर देता है और उसे एक अजीब क्रिस्टल देता है। बच्चा कहता है कि यह वही चीज है जो मुखिया अपने पास रखता था। ऐसे इसे लौटाने का फैसला करता है, लेकिन बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने उनके गांव को बचाया था। एस्टर सहमत हो जाता है, लेकिन पक्षी उसे परेशान करना जारी रखता है। दृश्य एक कालकोठरी में बदल जाता है और हम गांव से भाग निकले अनुयायी को देखें, जो ब्लैक बुल के बारे में किसी को परछाई में जानकारी दे रहा है, और फिर गोल्डन डॉन का कोई व्यक्ति परछाई से बाहर आता है। दृश्य ब्लैक बुल के अड्डे पर शिफ्ट हो जाता है और हम यमी को पूरी घटना सुनकर हंसते हुए देखते हैं, जबकि ऐसे और नोएल असमंजस में हैं। लेकिन फिर यामी उनकी प्रशंसा करता है, क्योंकि उन्होंने एक गांव को बचाया है। हम मैग्ना को यामी को सलाम करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसे को समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। फिर मैग्ना ऐसे पर चिल्लाता है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि मैजिक नाइट्स अपने कैदियों को कैसे सलाम करते हैं। फेरल और वैनेसा घटनास्थल पर
पहुंचते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं मिला जिसे उन्होंने हराया था। ये सुनकर मैग्ना दीवार में एक छेद कर देता है, जिससे यामी और भी क्रोधित हो जाता है और वह दीवार में एक बड़ा छेद कर देता है। लेकिन उसके बाद वह उन्हें सूचित करता है कि जादूगर राजा ने उनके प्रयास को पहचाना और उन्हें एक तारा दिया। यहाँ एसे को पता चलता है कि जब भी वे कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें जादूगर राजा से एक तारा मिलता है और वर्तमान में गोल्डन डॉन के पास सबसे अधिक तारे हैं, कुल 70। जिज्ञासावश वह यामी से पूछता है कि हमारे पास कितने तारे हैं और यमी जवाब देता है -30। गोल्डन डॉन तक पहुंचने के लिए 100 सितारों की जरूरत है। एसे निराश हो जाता है क्योंकि वह लक्ष्य से बहुत दूर है। फिर एस स्क्वाड के सदस्यों को उनकी तनख्वाह देता है, जिससे एसे बहुत खुश हो जाता है और वह सारी तनख्वाह चच को वापस भेजने का फैसला करता है। इसके बाद वनेसा सुझाव देती है कि वह तनख्वाह अपने पास रख ले और अगले दिन उन्हें खरीदारी के लिए ले जाती है। वनेसा, नोएल और एसे राजधानी शहर में खरीदारी करने जाते हैं। जब एसे नोएल को इस बड़ी ईटी में पकड़ लेती है तो वह उसे बाहर निकाल देती है। राजधानी पहुंचते ही एसे बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह बाकी लोगों को भी यहाँ ले आए। वे सभी ब्लैक बुल्फ सदस्यों को अपने काम में व्यस्त देखते हैं और एसे की खुशी देखकर वनेसा और नोएल उनकी बातें सुन लेते हैं। वनेसा उनके लिए कुछ खरीदती है और उन्हें एक गली में ले जाती है। गली के अंत में पहुंचकर वनेसा उन्हें आगे जाने के लिए कहती है और एक दीवार के पीछे चली जाती है। वे भी उसके पीछे अंदर जाते हैं, जहां उन्हें सस्ते सामानों वाला एक काला बाजार मिलता है। वे वहां मैग्ना को जुआ खेलते और अपने स्क्वाड के नुकसान के बारे में शिकायत करते हुए भी देखते हैं। वनेसा और नोएल एक जादुई हार आजमाते हैं जो नोएल को अपनी जादुई शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये काम नहीं करता और पानी का हमला सेक पर पड़ता है। वह परेशान नहीं होता और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन लड़कियां उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती। तभी एसे आता है और सेक चौंक जाता है। उसे 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ देखकर मैग्ना फिर इसके बारे में बताती है उनका पहला मिशन, जिसमें उन्हें जादूगर राजा से एक तारा प्राप्त हुआ। ये जानकारी सभी को चौंका देती है। बातचीत के दौरान एक बूढ़ी औरत को एक चोर ने लूट लिया, जिसने उसके पैसे चुरा लिए। एसे चोर का पीछा करता है, लेकिन एसी को लगता है कि ए सारा श्रेय खुद लेना चाहता है और वह भी उनके पीछे पीछे जाता है। एक अजीब जादुई बाइक पर सवार होकर ए अपनी तलवार से चोर के बादल को तोड़ देता है, जिससे वह गिर जाता है। अचानक एसी वहां पहुंचता है और चोर पर हंसने लगता है, लेकिन चोर उसकी टांग में चाकू भोंक देता है और एक जादू करता है, जिससे एसी गिर जाता है और उसे लगता है कि वह मर रहा है। लेकिन एसे उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। वेनेसा बीच में आकर उस कमजोर जादू को बेअसर कर देती है। एसी शर्मिंदा होता है, लेकिन संभल जाता है और वे चोर को जेल में डाल देते हैं। अब जब एसे और बाकी लोग चले जाते हैं तो पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत जूलियस नेविकोर थी, जो वर्तमान जादूगर राजा है और ए की शक्ति से प्रभावित था। दोस्तों, ये पहला भाग यहीं समाप्त